ए वार्म वेलकम टू ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ टैगोर स्कूल तारानगर। कल हमने डिस्कस किया था कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो हमने फर्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ा था दैट इज़ मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स आर द कार्बोहाइड्रेट विच कंटेन 3 to 7 कार्बन। ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन नंबर वी आर क्लासिफाइड द मोनोसैकेराइड इनटू ट्रायोज, टेट्रोस, पेंटोस एंड हेक्सोस। और उसके अंदर मैंने आपको बताया कि जो 5th कार्बन कंटेनिंग मोनोसैकेराइड्स होती हैं दे आर नोन एज पेंटोस शुगर। और पेंटोस शुगर का एग्जाम्पल है आपका राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज। And 6 carbon containing monosaccharide known as hexose sugar, and the example of hexose sugar is glucose and fructose. आफ्टर दैट हमने जो लास्ट क्लास के अंदर देखा कि ग्लूकोज जो है उसके अंदर ओपन चेन स्ट्रक्चर्स भी होती है और रिंग चेन स्ट्रक्चर्स भी होती है। तो मैं यहाँ पर ग्लूकोज की जो ओपन क्लोज्ड जो या रिंग स्ट्रक्चर है उसको एक बार फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैंने बताया कि 5 कार्बन आर अरेंज्ड इन साइक्लिक फॉर्म। कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। 6 कार्बन इज इन पार्शियल पोजीशन। और जो कार्बन होते हैं उसमें H और OH जो ग्रुप होते हैं वो इस प्रकार से अटैच होते हैं, HOH HOH। और थर्ड जो कार्बन होता है यहाँ पर HOH का ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है, OH H, और यहाँ पर भी H एंड OH। तो ये थी आपके ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, क्लोज्ड और रिंग स्ट्रक्चर। वैसे ही अगर हम यहाँ पर पेंटोस शुगर की स्ट्रक्चर देखें, राइबोस की स्ट्रक्चर देखें, तो राइबोस के अंदर क्या होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं इसकी। तो यहाँ पर साइक्लिक जो स्ट्रक्चर है इसकी, इसमें 4 कार्बन आर अरेंज्ड इन ए क्लोज्ड चेन। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4। 5th कार्बन इज आल्सो इन पार्शियल पोजीशन। एंड यहाँ पर क्या होगा, आपके H और OH ग्रुप जो हैं वो अटैच रहते हैं, HOH। थर्ड कार्बन पे वापस ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है। ये आपकी होगी राइबोस शुगर। राइबोस शुगर इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ RNA। RNA के अंदर जो शुगर होती है, पेंटोस शुगर होती है, वो कौन सी होती है, आपके राइबोज होती है। और जो DNA होता है, DNA में जो आपकी शुगर होती है वो होती है डीऑक्सी राइबोज। और इसकी स्ट्रक्चर के अंदर कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। जो डीऑक्सी राइबोज होता है उसमें जो ये 2nd कार्बन है, यहाँ से अगर एक ऑक्सीजन को रिमूव कर दें तो वो क्या हो जाएगा, आपके डीऑक्सी राइबोज। और अगर यहाँ पर ऑक्सीजन OH अटैच है तो वो क्या हो जाएगी, आपके राइबोज शुगर। यहाँ पर हम इनको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब हम न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि न्यूक्लिक एसिड या DNA और RNA इज़ द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो वहाँ पे शुगर जो है वो एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। तो पेंटोस शुगर वहाँ पे आपको ड्रा करना पड़ेगा। और आपको यहाँ पर 2 चीज़ें अभी ये ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट कार्बन है, जो पेंटोस शुगर का जो फर्स्ट कार्बन है, वहाँ पर आपके नाइट्रोजन बेस जो है वो अटैच होता है। और जो 5th कार्बन है, ये यहाँ पर जो 5th कार्बन है, यहाँ पर जो आपके अटैच होगा वो होगा फॉस्फेट ग्रुप। 5th कार्बन पे फॉस्फेट जो ग्रुप है वो अटैच होता है। तो जब हम DNA पढ़ेंगे तो DNA इज़ और RNA इज़ द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल जो है वो फॉस्फेट ग्रुप और शुगर और नाइट्रोजन बेस के जॉइंट होने से बनता है। यहाँ पर कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं DNA और RNA में, वो हम लेटर डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड। और ग्लूकोज जो है वो हम पढ़ेंगे अभी, क्योंकि जो पॉलीसैकेराइड पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो पॉलीसैकेराइड है वो मोनोसैकेराइड का पॉलीमराइजेशन होने से बनते हैं। यानी बहुत सारे मोनोमर यूनिट्स जो होती हैं मोनोसैकेराइड की, वो आपस में बाइंड होती है थाउजेंड्स नंबर में,
और वो किसका फॉर्मेशन करती है, पॉलीसैकेराइड का। तो अभी हम मोनोसैकेराइड के बाद लास्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे पॉलीसैकेराइड। तो एक बार आप इसको ड्रा कर लीजिए। तो जो कार्बोहाइड्रेट की जो आपकी नेक्स्ट क्लास है वो है आपकी पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड। तो देखिए पॉलीसैकेराइड क्या होता है। जो मोनोसैकेराइड्स जो हमने पढ़ा है ग्लूकोज, तो मोनोसैकेराइड पढ़ा है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के जो थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में अटैच होते हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं, पॉलीसैकेराइड। तो ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर यूनिट्स, on the basis of monomer units, polysaccharide are classified into two categories. One is homopolysaccharide and other one is heteropolysaccharide. देखिए अगर एक जैसे या सेम मोनोसैकेराइड अगर थाउजेंड्स ऑफ नंबर के अंदर अरेंज होते हैं तो वो किसका फॉर्मेशन करेंगे, होमोपॉलीसैकेराइड का। और अगर डिफरेंट जो मोनोसैकेराइड यूनिट्स होती हैं वो आपस में बाइंड होकर अगर पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन करती है तो वो क्या होता है आपके हेटेरोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड्स का अगर हम एग्जांपल लें तो आपका है सेलुलोज, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो स्टार्च है, ग्लाइकोजन है और सेलुलोज है, इनका जो फंक्शन है वो डिफरेंट है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन पॉलीसैकेराइड आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। वन इज स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड एंड अदर वन इज स्टोरेज पॉलीसैकेराइड। स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, जो बॉडी के अंदर अगर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। जैसे सेलुलोज है, सेलुलोज आपको पता है कि जो प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। तो सेलुलोज क्या है आपके, स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर कंसीडर्ड इन स्टोरेज पॉलीसैकेराइड, क्योंकि स्टार्च जो है वो क्या है, जो प्लांट है, प्लांट जो होते हैं वो स्टोर फूड किस फॉर्म में होता है उनमें, स्टार्च के अंदर। और एनिमल जो है उसके अंदर जो स्टोर फूड होता है वो किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन के अंदर। तो ये स्टार्च और ग्लाइकोजन क्या है, स्टोरेज पॉलीसैकेराइड। और सेलुलोज जो है वो क्या है आपके, स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। और ये सभी क्या हैं आपके, होमोपॉलीसैकेराइड, क्योंकि ये सभी किसके पॉलीमर हैं, ग्लूकोज के। ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनमें पॉलीमराइजेशन से किसका फॉर्मेशन होता है आपके, सेलुलोज का, स्टार्च का और ग्लाइकोजन का। बट इसके अंदर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, ग्लाइकोजन की। ग्लाइकोजन का जो डायग्राम है वो आपके एनसीईआरटी की बुक के अंदर मेंशन है, तो उसी को हम बनाते हैं। तो देखिए मैंने कहा कि ग्लाइकोजन क्या है, ग्लूकोज का पॉलीमर है। तो यहाँ पर देखते हैं थाउजेंड ऑफ नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपके यहाँ पे अटैच होते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल मैंने लिया है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। वैसे ही यहाँ पर हम दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है उसको ड्रा करते हैं। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। वैसे ही हम यहाँ पर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो हैं उसको ड्रा करते हैं। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखिए
कि जो ग्लूकोज के पॉलीमराइजेशन से किसका फॉर्मेशन होता है, आपके ग्लाइकोजन का। ठीक है, तो यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वैसे लीनियर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, लीनियर फॉर्म में होते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्बन है, यहाँ पे ग्लूकोज के अंदर कौन सा ग्रुप होता है, H एंड OH। वैसे यहाँ पर भी कौन सा ग्रुप होगा आपके, H एंड OH। तो यहाँ पर H और OH जो है वो आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल है वो रिमूव हो जाएगा, H2O रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन बचेगा। तो यहाँ पे ऐसे इसका बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, ऐसे ऑक्सीजन आ गया बीच में, और ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया बिटवीन टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स है वो रिमूव हो रहा है। और यहाँ पर आप देखिए कार्बन नंबर देखिए, जो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है इसका फर्स्ट कार्बन पार्टिसिपेट कर रहा है, और इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फोर्थ कार्बन जो है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। वैसे यहाँ पर भी फर्स्ट कार्बन और जो फोर्थ कार्बन है यहाँ पर भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर भी आपके α1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो इससे लीनियर चेन बनती रहती है। यहाँ पर ऐसे जो लीनियर चेन है वो आपके बन जाएगी। तो ये जो α1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, यहाँ पे तो क्या होता है, ऐसे लीनियर चेन बनती है। बट ये जो अनब्रांच्ड जो चेन है, अनब्रांच्ड है यानी लीनियर चेन है, तो ग्लाइकोजन में इस अनब्रांच्ड और लीनियर चेन के साथ साथ ब्रांचें भी होती है, ब्रांच स्ट्रक्चर्स भी होती हैं। तो ब्रांच स्ट्रक्चर में क्या होता है, देखिए जैसे यहाँ पर 5th या 6th कार्बन है आपका, तो यहाँ पर जैसे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो ऐसे अटैच हो जाएगा, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब यहाँ पर जो फर्स्ट कार्बन है यहाँ पर क्या है, H और OH ग्रुप है। तो H और OH ग्रुप है, तो यहाँ पर भी एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पर भी बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे H2O जब रिमूव होगा तो यहाँ पर बॉन्ड बनता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ऐसे। तो ये जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है ये कैसा होगा, 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कैसा बॉन्ड होगा ये, 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो ब्रांच स्ट्रक्चर होती है उसमें इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फर्स्ट कार्बन पार्टिसिपेट करता है और इसका 6th कार्बन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसको बोलेंगे 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो आप देख सकते हो कि जो ग्लाइकोजन है उसके अंदर ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल होते हैं वो लीनियर अरेंज्ड होते हैं, और उनमें कैसा बॉन्ड है, α1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और जो साइड के अंदर जो पैरेलल के अंदर जो चेन निकल रही है वहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन कौन सा होगा, 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और अब इसको देखिए, जो आपकी नोटबुक में एक डायग्राम दे रखा है, जैसे ऐसे ये क्या है, एक लीनियर। तो ये लीनियर स्ट्रक्चर का मतलब है यहाँ पर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है थाउजेंड ऑफ नंबर्स के अंदर α1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से वो क्या है, जुड़े हुए हैं, अटैच हैं। और साइड के अंदर ये क्या है, वहाँ पे ब्रांचें। ब्रांच का मतलब है α1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो आप देख सकते हो कि जो ग्लाइकोजन है वो क्या है, होमोपॉलीसेकेराइड है। और ग्लाइकोजन जो होता है वो स्टोर फूड होता है, किसमें, एनिमल्स के अंदर ये स्टोर फूड होता है। और अपने ह्यूमंस के अंदर जो ये ग्लाइकोजन होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है, लीवर एंड मसल्स। लीवर और मसल्स के अंदर ये क्या होता है, आपके स्टोर होता है। तो ये किसकी स्ट्रक्चर है, आपके ग्लाइकोजन की। तो जो आपके डायग्राम जो है आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया है, गिवन डायग्राम है ये। और उसके बाद देखिए सेलुलोज है ना, सेलुलोज के अंदर क्या होता है, ये एक लीनियर पॉलीमर होता है, किसका, ग्लूकोज का। तो इसमें सिर्फ लीनियर स्ट्रक्चर्स होती हैं सेलुलोज की, किसकी, ग्लूकोज की। यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो, अगर सेलुलोज की स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें आपके ग्लूकोज मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ लीनियर स्ट्रक्चर के अंदर अरेंज होते हैं, और उनमें सिर्फ आपको क्या मिलेगा, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोजन जो है, ग्लाइकोजन है ये क्या करती है, रेड कलर देती है। ये कैसा कलर देती है, आयोडीन के साथ, रेड कलर देती है आयोडीन के साथ। ये इसका टेस्ट है। अगर आप ग्लाइकोजन को जो टेस्ट करना चाहें, इसकी प्रेजेंस को देखना चाहें, तो आयोडीन टेस्ट के अंदर ये कैसा कलर देती है, रेड कलर देती है। स्टार्च और ग्लाइकोजन, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो सेम होती है, लीनियर स्ट्रक्चर भी होती है और ब्रांच भी होती है। इट मीन्स ग्लाइकोजन एंड स्टार्च
इन दोनों के अंदर α1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी मिलेंगे और आपको α1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी मिलते हैं। बट यहाँ पर थोड़ा सा ये बॉन्ड फॉर्मेशन में थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पे जो ये ओरिएंटेशन है ना, ये चेंज होता है। जैसे α1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं और एक में हम क्या कहते हैं, β1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। यहाँ पे H और OH का ओरिएंटेशन अगर थोड़ा चेंज हो जाए तो वो डिफरेंस होता है आपके स्टार्च और ग्लाइकोजन में, जो आपकी बुक के अंदर मेंशन नहीं है। बाकी सेलुलोज होगा, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके लीनियर स्ट्रक्चर होती है, और स्टार्च और ग्लाइकोजन के अंदर लीनियर स्ट्रक्चर्स भी होंगी और ब्रांच्ड स्ट्रक्चर भी होंगी। तो ये दोनों लगभग आइडेंटिकल हम इसको बोल सकते हैं, लगभग आइडेंटिकल है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गया, पॉलीसैकेराइड। तो आपको मैंने बताया कि पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं। जब मोनोसैकेराइड जो यूनिट्स होती हैं ग्लूकोज, वो थाउजेंड्स ऑफ नंबर के अंदर बाइंड होती है विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर यूनिट्स दे आर टू टाइप्स, होमोपोलीमर एंड हेटेरोपोलीमर। होमोपोलीमर के अंदर एक जैसे मोनोसैकेराइड जुड़ते हैं, अटैच होते हैं। जैसे ग्लूकोज जो है उसका पॉलीमर क्या है, ग्लाइकोजन है, स्टार्च है और क्या है, सेलुलोज है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड एंड स्टोरेज पॉलीसैकेराइड। स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड के अंदर आप कह सकते हो सेलुलोज इज ए स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड, क्योंकि ये किसका फॉर्मेशन करती है, प्लांट के अंदर सेल वॉल का फॉर्मेशन करती है। स्टार्च एंड ग्लाइकोजन्स आर स्टोर फूड इन प्लांट और एनिमल, सो दे आर क्लासिफाइड इनटू स्टोरेज पॉलीसैकेराइड। ओके, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। नाउ वी आर डिस्कस अनदर बायोमोलिक्यूल दैट इज़ द न्यूक्लिक एसिड। जो न्यूक्लिक एसिड है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड मीन्स DNA और RNA। बोथ आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड बोथ हैविंग ए एसिडिक प्रॉपर्टी, सो दे आर नोन एज न्यूक्लिक एसिड। एसिडिक यानी न्यूक्लिक एसिड बोल रहे हैं क्योंकि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, साथ में उनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, DNA की। DNA और RNA बोथ आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, बोथ आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो आप देख सकते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड है उसके पॉलीमराइजेशन से, यानी न्यूक्लियोटाइड जो है मोनोमर यूनिट्स हैं वो आपस में अटैच होंगी और किसका फॉर्मेशन करेगी, आपके DNA का फॉर्मेशन करती हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ द न्यूक्लियोटाइड, व्हाट इज़ द न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन बेस एंड पेंटोस सुगर और फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि जो फॉस्फोरिक एसिड है, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 होता है, तो P डबल बॉन्ड O OH OH एंड OH H3PO4। ठीक है, और यहाँ पर जो पेंटोस शुगर है, पेंटोस शुगर अगर हम DNA की बात करें तो DNA में जो पेंटोस शुगर है वो कौन सी होती है, आपके राइबोज शुगर। और जो राइबोज शुगर है उसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 4 कार्बन जो होते हैं वो क्लोज्ड रिंग के अंदर होते हैं, और 5th कार्बन जो होता है वो आपके पार्शियल पोजीशन में होता है। बाकी यहाँ पर DNA है तो डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी, RNA है तो राइबोज होती है। तो DNA तो कौन सी होगी, डीऑक्सीराइबोज। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, HOH। तो यहाँ पर फिर मैंने आपको बताया था कि जो नाइट्रोजन बेस है वो कौन से कार्बन पे अटैच होगा, फर्स्ट कार्बन पे। फर्स्ट कार्बन पे आपके अटैच होगा नाइट्रोजन बेस, और जो आपका 5th कार्बन है इसके ऊपर क्या अटैच होगा, आपके फॉस्फेट ग्रुप, जिसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ,
पी से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। किससे डिनोट करेंगे हम इसे? पी से। नाइट्रोजन बेस जो है ना वो आपके होते हैं एडिनिन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। और जो आपके नाइट्रोजन बेस हैं वो कितने टाइप के हैं? 4 टाइप के हैं, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। एडेनिन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए से। थाइमिन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी से। गुआनिन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जी से। और साइटोसिन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सी से। तो आप देख सकते हो कि पेंटोज जो शुगर है वो तो कॉमन है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। फॉस्फोरिक एसिड है वो भी कॉमन है न्यूक्लियोटाइड के अंदर। बट नाइट्रोजन बेस जो हैं वो कितने टाइप्स के हैं आपके? 4 टाइप्स के हैं। तो न्यूक्लियोटाइड कितने टाइप के हो गए टोटल? फिर 4 टाइप के हो गए, क्योंकि यहाँ पर अगर एडेनिन होगा तो एक टाइप का न्यूक्लियोटाइड होगा, सेकंड के अंदर थाइमिन होगा तो अलग होगा, गुआनिन होगा तो अलग होगा, साइटोसिन होगा तो वो क्या होगा? अलग होता है। तो ये तो क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड है। और जो न्यूक्लियोटाइड जो है उसके पॉलीमराइजेशन से किसका फॉर्मेशन होता है? आपके न्यूक्लिक एसिड का। किसका? न्यूक्लिक एसिड और डीएनए का। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी नेक्स्ट जो हम लेंगे वो किसको लेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अभी तो मैंने आपको बताया है कि जो डीएनए और आरएनए बोथ हैव एसिडिक प्रॉपर्टी एंड बोथ हैव प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, सो दे आर नोन एज न्यूक्लिक एसिड्स। दे आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन बेस का एक मॉलिक्यूल पेंटोज शुगर का और एक मॉलिक्यूल फॉस्फोरिक एसिड का, ये आपस में अटैच होते हैं और क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड। नाइट्रोजन जो बेस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं आपके? 4 टाइप के, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन, जिसको हम ए, टी, जी, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए, टी, जी, सी से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी के बेस पे न्यूक्लियोटाइड भी कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। एक आपको ध्यान रखना है कि जो एडेनिन होता है वो हमेशा किसके साथ बाइंड होता है? थाइमिन के साथ। और जो आपका गुआनिन होता है वो हमेशा किसके साथ बाइंड होता है? साइटोसिन के साथ। एडेनिन और जो थाइमिन है उसमें डबल बॉन्ड होता है, और गुआनिन और जो साइटोसिन होता है इसमें ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। एडेनिन, थाइमिन के अंदर डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और गुआनिन और साइटोसिन है उसके अंदर ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और ये किस प्रकार से अरेंज होते हैं वो हम आपको बताएंगे अभी, जब हम क्या लेंगे? डीएनए की स्ट्रक्चर। और ये जो एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन है ये चारगोफ का रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग ये बाइंड होते हैं। ज़्यादा डिटेल हमारे यहाँ पे नहीं है, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको बताएंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए इज़ द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जो मैंने अभी आपको बताया, डीएनए जो होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। अगर डीएनए की हम नॉर्मल स्ट्रक्चर देखें तो डीएनए इज़ द डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, इसमें 2 चेन होती हैं और बोथ चेन्स आर अटैच विद नाइट्रोजन बेस। एडेनिन थाइमिन के साथ बाइंड होता है और गुआनिन जो होता है वो साइटोसिन के साथ अटैच होता है। और ये जो दोनों स्ट्रैंड होती हैं ये दोनों क्या होती हैं? आपके एंटी पैरेलल होती हैं। एंटी पैरेलल होती हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको नाइट्रोजन बेस दिख रहा है। नाइट्रोजन बेस से दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं, दोनों जो चेन होती हैं वो आपस में बाइंड होती है, अटैच होती हैं। बट अगर हम इसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स की बात करें तो देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने बनाया शुगर, ये है आपकी पेंटोज शुगर। ठीक है। और यहाँ पर ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, और फिफ्थ जो होता है वो आपके होता है पार्शियल पोजीशन में CH2OH। और इस पे क्या जुड़ा होता है? आपके फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर ऐसे अटैच होता है। ठीक है। और फर्स्ट कार्बन जो होता है आपके
वहाँ पर आपका नाइट्रोजन बेस अटैच होता है। मान लीजिए यहाँ पर कौन सा नाइट्रोजन बेस अटैच है, आपका एडेनिन। एडेनिन को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, ए से, क्योंकि मैंने जब आपको पेंटोस शुगर बताई थी तो मैंने बताया था फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजन बेस अटैच होता है, और नाइट्रोजन बेस हैविंग 4 टाइप्स, एडेनिन, थाइमिन, ग्वाइनिन और साइटोसिन। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर किसको मेंशन किया है, एडेनिन को। और जो आपका 5th कार्बन है वहाँ पे क्या अटैच होता है, फॉस्फेट, तो मैंने इसको पी से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब देखिए दोनों स्टैंड क्या है, एंटी पैरेलल है। तो यहाँ पर अगर मैं इस राइबोस शुगर को इस प्रकार से शो कर रहा हूँ तो वहाँ पे इसको एंटी पैरेलल शो करना पड़ेगा। तो इसको एंटी पैरेलल शो करते हैं। देखिए ये लीजिए, ये एंटी पैरेलल है। तो ये इसका क्या हो गया, फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड आपका 5th CH2OH। और यहाँ पर क्या अटैच है, आपके फॉस्फेट ग्रुप। ओके, अब देखो फर्स्ट कार्बन से क्या अटैच होता है यहाँ पे, नाइट्रोजन बेस। तो ये जो एडेनिन है, एडेनिन हमेशा किसके साथ बाइंड होता है, थाइमिन के साथ। तो इसको मैं किससे शो कर रहा हूँ, टी से। थाइमिन को कर दिया मैंने टी से शो। तो एडेनिन और थाइमिन के बीच में क्या होता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो ये एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर मैं एक और राइबोस शुगर बनाता हूँ। कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। और 5 पे क्या होता है, आपके फॉस्फेट ग्रुप। और यहाँ पर क्या होगा, आपके OH। थर्ड कार्बन पे क्या है, यहाँ पे OH। तो आप देख सकते हो कि जो फॉस्फेट ग्रुप है P, इसके साथ अगर हम देखें फॉस्फोरिक एसिड को, अगर मैं यहाँ पर डायग्रामेटिक रूप से रिप्रेजेंट करूँ तो फॉस्फोरिक एसिड में आप देख सकते हो कि यहाँ पर 3 OH ग्रुप हैं। तो एक OH ग्रुप तो क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करके बॉन्ड बना लेगा। दूसरा OH क्या करेगा, इस OH के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो मैं इसको इस प्रकार से शो कर दूं, CH2P। तो यहाँ पर जो ये बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी सेम ओरिएंटेशन होगा। अपोजिट ओरिएंटेशन में मैं यहाँ पर राइबोस शुगर बना रहा हूँ, यहाँ पे अपोजिट ओरिएंटेशन होगा। तो ये देखिए कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और जो 5 होगा वो आपके पार्शियल पोजीशन में होगा, CH2OH। फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजन बेस अटैच होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ग्वाइनिन। यहाँ पर भी फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजन बेस अटैच है, तो मान लीजिए साइटोसिन, क्योंकि ग्वाइनिन के साथ क्या बाइंड होता है हमेशा, साइटोसिन। तो ये क्या हो गया, G एंड C। और वैसे भी यहाँ पर देख सकते हो थर्ड कार्बन पे क्या है, OH। तो फास्फोरिक जो एसिड है उसमें डबल OH ग्रुप है, टोटल तो 3 है, ट्रिपल OH है। तो एक OH इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, एक OH इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, इस OH के साथ। तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। यहाँ पर भी बन जाएगा आपके फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि जो DNA जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, डबल स्टैंडर्ड है। दोनों स्टैंडर्ड एंटी पैरेलल है। तो ये जो स्टैंड है ना, ये जो स्टैंड है, एक ये स्टैंड है और आपकी एक ये स्टैंड है। तो ये स्टैंड किसकी बनी हुई है, ये चेन किसकी बनी हुई है, ये चेन बनी हुई है आपके राइबोस शुगर की और फॉस्फेट की। और एडेनिन और ये क्या है, साइड के अंदर है, जो कि दूसरी चेन के साथ अटैच हो रहा है। तो बोथ स्टैंड आर मेड अप ऑफ राइबोस शुगर एंड फॉस्फेट, एंड बोथ स्टैंड्स आर जॉइन विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन बेस। तो ये आपका एक DNA का मॉलिक्यूल है, ये क्या है, आपके DNA की स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड
तो अब देखिए मैंने क्या कहा, डीएनए इज़ द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब आप सोचेंगे कि सर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कैसे हुआ? तो देखिए न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होता है, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फोरिक एसिड। तो अब आप इसको देखिए ध्यान से, ये क्या है फास्फोरस, ये क्या है शुगर और ये क्या है नाइट्रोजन बेस। ये भी इसको देखिए पूरा, ये पूरा एक क्या है, ये पूरा एक क्या है न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजन बेस। वैसे ही इसको देखिए, ये क्या है न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजन बेस, शुगर, फॉस्फेट। तो आप देख सकते हो कि ये क्या है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो ये आपके क्या होगी डीएनए की स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर होगी, और ये क्या है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। Now we are discuss about another biomolecule that is enzyme। देखिए अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंजाइम। तो एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम्स आर बायो कैटालिस्ट। एंजाइम्स आर बायो कैटालिस्ट। देखिए कैटालिस्ट आपने देखा होगा कि जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं हम, तो कैटालिस्ट क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको इफेक्ट करते हैं, उसको इंड्यूस करते हैं, तो उसको बोलते हैं कैटालिस्ट। बायो कैटालिस्ट मीन्स कैटालिस्ट विच आर प्रेजेंट इन ए लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज बायो कैटालिस्ट और एंजाइम्स। तो देखिए, तो एंजाइम्स क्या है, बायो कैटालिस्ट हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उसके अंदर जो कैटालिस्ट्स होते हैं, जो कि रेट ऑफ रिएक्शंस को इंड्यूस करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एंजाइम्स कहते हैं। एंजाइम जो होते हैं वो बेसिकली प्रोटीन नेचर के होते हैं। एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन नेचर। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, पूछा जाता है कि कुछ एंजाइम जो हैं वो एक्सेप्शन के तौर पे अगर हम लें कि सम एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स आर नोन एज राइबोजाइम। राइबोजाइम किसको बोलते हैं, RNA वर्क्स एज एंजाइम और कैटालिस्ट। तो हम उसे क्या कहते हैं, राइबोजाइम। तो आप देख सकते हो कि राइबोजाइम जो है वो उसके नेचर कैसी है, नॉन प्रोटीनियस, क्योंकि वो किसका बना हुआ है, RNA का। तो ये एक एक्सेप्शन है, आपको ध्यान रखना है कि जो राइबोजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन प्रोटीनियस नेचर के होते हैं। अब देखिए जो एंजाइम जो है वो अगर हम बात करें किसकी, प्रोटीन नेचर की, तो आपको पता है कि जो न्यूली फॉर्म्ड जो प्रोटीन्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। जब हमने प्रोटीन का कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था न्यूली फॉर्म्ड प्रोटीन इन राइबोसोम आर इन ए प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होती है उसमें क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है और उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर आपने देखा कि सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के अंदर पेप्टाइड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और जो टर्सरी स्ट्रक्चर्स होती हैं उसमें पेप्टाइड और हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साथ वहाँ पे सल्फाइड बॉन्ड होते हैं और आयोनिक बॉन्ड होते हैं। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर जब टर्सरी स्ट्रक्चर में चेंज होती है, टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर चेंज होती है, तो प्रोटीन जो है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में आ जाता है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में आ जाता है। और वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जो होती है उसमें जगह जगह पे क्या बन जाती है, आपके एक्टिव साइट। क्या बन जाती है, एक्टिव साइट। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, एंजाइम जो है वो प्रोटीन नेचर के हैं। प्रोटीन जब न्यूली फॉर्म्ड प्रोटीन होता है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, उसके बाद उसे मॉडिफिकेशन होने से, बॉन्ड फॉर्मेशन होने से टर्सरी स्ट्रक्चर बनती है, और फिर वो ग्लोबुलर फॉर्म में आ जाता है, और ग्लोबुलर फॉर्म में आने से उसके ऊपर एक्टिव साइट बन जाती है। अब आप सोचेंगे कि एक्टिव साइट क्या होती है, तो देखिए जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को इंड्यूस करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी रिएक्शन है, उसमें क्या होता है, रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट होते हैं, और वो फिर किस में चेंज होते हैं, प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। ठीक है,
सबस्ट्रेट जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। यानी रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में चेंज होता है तो आपको पता है कि जो रिएक्टेंट है उसके अंदर बॉन्ड जो है वो टूटते हैं, बॉन्ड का क्या होता है, ब्रेक होता है, और फिर नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो जो बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो उसमें एनर्जी चाहिए, ठीक है ना, उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो जो एंजाइम होता है जो एज ए कैटालिस्ट वर्क कर रहा है, वो एंजाइम क्या करता है कि इस सबस्ट्रेट जो है वो इस एंजाइम के साथ जुड़ जाता है। तो जो सबस्ट्रेट इस एंजाइम के साथ जुड़ेगा, जहाँ पे जुड़ेगा वो एंजाइम की क्या होती है, एक्टिव साइट। मतलब जो प्रोटीन की टर्सी स्ट्रक्चर के अंदर जो एक्टिव साइट है, एंजाइम की जो है उसके अंदर जो एक्टिव साइट है उसके अंदर ही वो सबस्ट्रेट फिट हो जाता है। अब वो फिट हो गया तो क्या होगा कि सबस्ट्रेट के जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएंगे। अब बॉन्ड टूट गए, फिर नए बॉन्ड बनेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे तो रिएक्टेंट किस में चेंज हो जाता है, प्रोडक्ट में। क्योंकि रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में चेंज होता है तो बॉन्ड जो है वो टूटते हैं और नए बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो वो आप देख सकते हो कि कैसे इस प्रोटीन के अंदर, या हम कह सकते हैं कि एंजाइम्स के अंदर मॉडिफिकेशन होता है। क्योंकि मैंने आपको टर्सी स्ट्रक्चर जब करवाई थी प्रोटीन की, तब मैंने वहाँ पे एग्जाम्पल मेंशन किया था एंजाइम। अब देखो, अगर हम बात करते हैं रिएक्शन की, तो रिएक्शन जो है उसके अंदर हम कह सकते हैं कि जो एक तो क्या होता है आपके फिजिकल चेंज, आपकी बुक में दे रखा है एनसीईआरटी में फिजिकल चेंज, और सेकंड यहाँ पर आपको दे रखा है केमिकल चेंज। एक तो आपका फिजिकल चेंज होता है और एक क्या होता है आपकी केमिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है स्टेट ऑफ मैटर अगर चेंज हो जाए, मतलब उसकी फिजिकल जो कंडीशन है वो चेंज हो गई, यानी स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगी। स्टेट ऑफ मैटर का मतलब है सॉलिड, लिक्विड, गैस। आप देख सकते हो आप, जैसे आइस है, आइस जो है वो किस में चेंज हो गई, वाटर में, और वाटर फिर किस में चेंज हो गया, वेपर में। मतलब आइस क्या है, सॉलिड फॉर्म है, स्टेट ऑफ मैटर क्या है इसकी, सॉलिड। वाटर की क्या है, लिक्विड। वेपर की क्या है, गैसियस। आप देख सकते हो कि तीनों के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल है वो तो सेम है, स्ट्रक्चर क्या है, H2O है। आइस में भी H2O है, वाटर में भी H2O है, और वेपर के अंदर भी H2O है। कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, कोई बॉन्ड का ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, बस स्टेट ऑफ मैटर चेंज हुई है। तो उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज। ठीक है, अब बात आती है किसकी, केमिकल चेंज की। केमिकल चेंज के अंदर आप देखिए, जैसे यहाँ पर मैं लेता हूँ बेरियम हाइड्रोक्साइड, और बेरियम जो हाइड्रोक्साइड है अगर वो H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट। क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट। और साथ में क्या बनेगा, H2O। क्या बनेगा, 2H2O ये बनेगा। तो आप देख सकते हो ये क्या है, केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज कैसे है, बेरियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड की जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या ऑब्टेन हुआ, प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन हुई, बेरियम सल्फेट एंड 2H2O। तो यहाँ पर बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है, इसमें बेरियम और हाइड्रोक्साइड के बीच का ब्रेक डाउन हुआ है बॉन्ड का, यहीं पर भी H2 और SO4 के अंदर भी बॉन्ड का क्या हुआ है, ब्रेक डाउन हुआ है। फिर नए बॉन्ड का क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, नए बॉन्ड का क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। तो उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज। तो आप देख सकते हो कि जो चेंज होते हैं नेचर के अंदर वो फिजिकल चेंज भी हो सकते हैं और आपके केमिकल चेंज भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए।